औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। कुछ मौज़ूआत के ऊपर गुफ्तगू वक्तन फ़वक्तन चलती रहती है। जैसे कल हमने APC के ऊपर बात की, तो उसका जो है वो रिज़ल्ट तो वो पता है सबको कि वो 0 को मल्टीप्लाई 0 से करें तो 0 ही आता है। अब मामला आ जाता है कि हक़ हुक्मरानी तो हमारे यहाँ जो थॉट्स हैं, जो ख़याल है, वो वेस्टर्न पार्लिमानी जमहूरियत का, जिसमें पार्लियामेंट के अवाम जो है वो अपने नुमाइंदे मुकर्रर करती है और वो नुमाइंदे जो हैं वो जाके प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट को या उस तरह वो उनको इलेक्ट करते हैं। तो ये एक इलेक्टरल कॉलेज की शक्ल इख्तियार कर जाती है, जिससे जो कि स्पीकर को प्राइम मिनिस्टर को और प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। अच्छा, हमारे सेनेट का जो मामला है कि हमारे सेनेट को बराह रास्त अवाम मुंतखब नहीं करते सेनेटर्स को। हमारे यहाँ वो ज़रा बिलावास्ता निज़ाम है, यानी कि इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट नहीं है। उसमें जो हमारे होते हैं यानी कि जो इलेक्टरल कॉलेज है चारों असम्बलियों के ऊपर, वो सबको पता है कि वो इलेक्ट करता है, और फिर नेशनल असम्बली के मेंबर्स भी उसमें, तो वो सेनेटर इलेक्ट करते हैं। ये तो एक जैसे मैंने पहले कल अर्ज़ किया था कि इसका हासिल वसूल कुछ नहीं होगा। ये सियासी तौर पर ख़ुद को ज़िंदा रखने के लिए अपोजिशंस जो है, अपोजिशन जमातें जो हैं वो ये काम करती हैं, और चूँकि अपने आप को आपने सियासी तौर पर आवाम के सामने भी और फेस सेविंग भी आपको चाहिए होती है, बहुत इसमें मामलात होते हैं। तो ये आपको सिस्टम प्रोवाइड करता है, स्टेटस को जो है वो आपको प्रोवाइड करता है, क्योंकि दे आर बिलोंग फ्रॉम दैम, दे बिलोंग फ्रॉम द स्टेटस को। ये उस प्रिविलेज क्लास का हिस्सा हैं, चाहे वो अपोजिशन है, लेकिन वो उस प्रिविलेज क्लास का हिस्सा हैं, लिहाजा वो उन्हें कंपलसेट करती है। अपोजिशन में जब वो होते हैं तो वो उन्हें कंपलसेट करती है। बल्कि बड़ी हैरत अंगेज़ बात है कि उतने काम जो हैं वो शायद गवर्नमेंट के जो मेंबर्स होते हैं, नेशनल असम्बली हो या प्रोविंशियल असम्बलीज हो या सेनेट हो, वो गवर्नमेंट के लोग नहीं करवा सकते जितने अपोजिशन के लोग उस दौर में अपोजिशन में रह के करवाते हैं। दैट्स वेरी ये बड़ी एक आपको सोच सुन के शायद झटका लगेगा, लेकिन यह हकीकत है। तो ये एक सियासी तौर पर सिर्फ ज़िंदा रहने के लिए एक मामलात होते हैं, और ये मामला भी इसी तरह का है।
कि आपने अपने आप को पॉलिटिकली जो है वो ज़िंदा रखना है, तो आपको उसको करना पड़ेगा। सियासी तौर पर अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए आपको फिर इन सारी चीज़ों को इनकी कभी अप कभी डाउन, ये पॉलिटिक्स है। और दूसरा जो हमारे यहाँ जो एक सिस्टम है जिसके बारे में बात की जाती है, लेकिन चूँकि वो इंटरनेशनल जो इस सिस्टम को चला रहे हैं, जो लोग पूरी दुनिया को और पूरी दुनिया के अंदर गवर्नमेंट्स को, कौन इलेक्ट होगा, कौन नहीं होगा, कौन आएगा, कौन जाएगा, वो जो सिस्टम है वो नहीं चाहता, वो खाइफ है उस सिस्टम से जो आपके पास है। और वो है जो आपको एक इस्लामिक, जिसे हम सिस्टम कहते हैं, वो है। और ये कोई थ्योरीज नहीं है, बहुत सारे दूसरे निज़ाम भी दुनिया में उनके ऊपर बात होती रहती है, लेकिन दे आर थ्योरीज, उनमें बहुत कम है जो प्रैक्टिकल है। लेकिन ये एक कंप्लीट प्रैक्टिकल सिस्टम है जो चला बड़ी कामयाबी के साथ, जिसने एक दुनिया को वेलफेयर स्टेट का तस्वर दिया 1400 साल पहले कि वेलफेयर स्टेट क्या होती है। आज वेलफेयर स्टेट्स की बात की जाती है, तो वेलफेयर स्टेट्स में आज जहाँ भी जो कुछ भी हो रहा है, जहाँ पे भी जो भी नाम आएगा, वो मरहून मिन्नत है आक़ाए दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कायम करदा रियासत मदीना और आपके तरबियत याफ्ता जो खुलफाए राशिदीन थे, उनकी मरहूम तुफैल जो है, ये हमें एक प्रैक्टिकल एक सिस्टम मिला और जो बड़ा कामयाब है, जिसको किसी हद तक, कुछ हद तक कुछ मुल्कों में नाफिज किया गया, तो वहाँ पर बड़े अच्छे उसके नताइज मिले। लेकिन जो आलमी इस्तेमार है, जो इंटरनेशनल एक तो स्टेटस को, यहाँ पर एक स्टेटस को जो है वो वर्ल्ड वाइड जो पूरा कंट्रोल करता है, एक वो है। अब वो जो स्टेटस को है वो नहीं चाहता, they don't want it। उनकी ये ख्वाहिश नहीं है कि आपका जो सिस्टम है, जो इस्लामिक सिस्टम जिसे हम कहते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम और रूलिंग, वो नहीं उनके है कि जी ये मुस्लिम वर्ल्ड में वो सिस्टम मुस्लिम वर्ल्ड लेकर आए और जो एक चैलेंज मौजूदा जो है वो सरमायादाराना निज़ाम, जो कि कैपिटलिज्म, उसको चैलेंज करे। अब हमारे यहाँ बहुत सारे जो शोर तो बहुत मचता है, ये इस्लामी निज़ाम और ये और वो, और उसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने फंडिंग, बहुत सारी देश की बहुत सारी फंडिंग जो है वो कहाँ गई कोई पता नहीं। मुशर्रफ दौर में एक साहब ने इलेक्शन लड़ा था इसी नारे के ऊपर, और उन्होंने पूरे दुनिया में जो मुरीदैन थे उनके, उनसे उन्होंने फंडिंग जो है वो मिलियंस ऑफ डॉलर जमा किए, बट दे गॉट ओनली 1 सीट इन द नेशनल असेंबली।
ये आ, वो एक अलग बात है कि उसमें वो शऊरी तौर पर क्या हुआ, लाशऊरी तौर पर क्या हुआ, उसमें मैं काफ़ी सारी चीज़ों का मैं आईनी शाहिद भी हूँ और मैं ख़ुद गवाह हूँ उन सारे मामलात का। और किस तरह फिर उनकी यूरोप की टीम वो तंजीम थी वो टूट के अलग हुई और दिस एंड दैट, एंड देन ही मूव टू द नॉर्थ अमेरिका। उसके बाद जो हमारे यहाँ पर प्रेजेंट जो पार्टीज हैं, जो रिलीजियस पार्टीज हैं, जो कहती हैं, नारा लगाती हैं, लेकिन दिल से कोई नहीं चाहता कि ऐसा कोई सिस्टम वो आए। You don't want it. अब ये तो एक बड़ा एक लंबा मौजू है कि अप्लाई कैसे होगा। ये बड़े ढौंसले हैं कि जी अप्लाई कैसे होगा, उसका इकोनॉमिकल ये वो इकोनॉमी सबसे बड़ा मसला है। फिर जो आपका मौशी जो सिस्टम चल रहा है उसको आप कैसे करेंगे। ये सारे बहाने बेसिकली इंटरनेशनल स्टेटस को जो है वो उसके वो दबाव में ये किए जाते हैं। हालांकि मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया था कि वो जो आपकी है इस्लामी नज़ारती कौंसिल, एक तो वो सारा कुछ बना के दे चुकी है। दूसरा, इसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने, डॉक्टर स्वाद साहब ने बहुत काम किया, उन्होंने भी बड़ा बहुत कुछ इसके ऊपर कहा लिखा, और एक पूरा सिस्टम उन्होंने भी एक डिज़ाइन किया था। इसी तरह और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने एक पूरा सिस्टम डिज़ाइन पढ़ा। डिज़ाइन की ज़रूरत नहीं है, एक उसको सिर्फ आपने जो आपका एक सिस्टम है वो आज भी उन ज़रूरियात को पूरा करता है, सिर्फ टर्म्स चेंज है, नाम चेंज है, बस और कुछ नहीं है। एनीवे, इसके ऊपर मैं किसी दिन एक मुकम्मल हम एक सीरीज़ शुरू करेंगे। मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, और वो ये है कि ये एक किताब जो कि क़वानीन इस्लामी की तश्कील, और ये 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन की जो इनको कहा गया था कि इनको इस्लामी क़वानीन के मुताबिक इनकी तश्कील की जाए, तो इसमें जो है वो ये इसकी पहली जिल्द ये मेरे पास पड़ी है। ये मुझे हमारे अल्लाह की रहमत करे, हमारे दोस्त होते थे और बड़े अच्छे इंसान। ये मई 2000 में शाया हुई थी ये रिपोर्ट, और इसके काफ़ी सारे वॉल्यूम्स हैं। कि एक पूरा एक पलंदा है ये, और ये इसमें सारा वही डिस्कस किया गया है। हर एक आपके आइन की उसको शिक को लेकर उसको कहा गया कि जिसका मुतबादल ये है, ऑलरेडी मौजूद है, इम्प्लीमेंट करना है सिर्फ आपने। तो प्रोफेसर ताउरमान साकिब साहब वो इस्लामी नज़ारती कौंसिल की जो है वो फाइनेंस की जो डील करती थी कमेटी, उसके वो मेंबर थे, हेड थे उसके। तो उस ज़माने में वो काफ़ी सारी रिपोर्ट्स वगैरह मेरे साथ शेयर करते रहते थे। मेरे पास इस तरह की और भी कई रिपोर्ट्स पड़ी हुई हैं। ये मैंने आज इसलिए स्पेशली आपको दिखाई है कि मौजूद है, चीज़ मौजूद है। ये झूठ बोलना कि जी वो कैसे होगा, किस तरह होगा, कौन करेगा,
भाई ये एक तो चीज़ ये क्लियर हो जाए, इट्स अ वेरी क्लियर थिंग कि इस्लामिक नज़रियाती काउंसिल का अगर आप स्ट्रक्चर पढ़ें जाके उसके वेबसाइट पे जाएं और आप देखें, एक उसका स्ट्रक्चर ऐसे तरतीब दिया गया कि उसके अंदर तमाम ऑफशूट्स जितने हैं सुनी जो एक सेट है उसके जितने ऑफशूट्स हैं उसमें अहले तशी हैं, यानी कि मुसलमानों के अंदर हमारे यहाँ पे जितने भी फ़िरके पाए जाते हैं, मसलिक जितने भी सॉरी वो फ़िरके का मसलिक जितने भी मसालिक हैं, उन तमाम मसालिक के जो ज़िम्मेदारान उनसे लिए गए और उनको कहा गया जी आप पढ़े लिखे बंदे दें, मुफ्ती दें, और सबकी नुमाइंदगी होती है इसके अंदर। और ये फ़ैसला जब होता है, ये मुझे प्रोफेसर साहब ने बताया था कि फ़ैसला उस वक्त तक नहीं होता जब तक सारे कंसेंसस सबका नहीं हो जाता, वो चाहे शिया है, चाहे सुन्नी है, चाहे अहले हदीस है, चाहे बरेलवी है, चाहे देवबंदी है। तो जब तक उनका कंसेंसस नहीं हो जाता एक चीज़ के ऊपर कि ये कुरान और सुन्नत के मुताबिक है, उस वक्त तक वो फ़ैसला उसकी कानूनी उसको हैसियत या उसको वो नहीं दी जाती। तो वो गज़ट का या रिपोर्ट का हिस्सा बनने से तो दूर की बात है, उसको वो वैल्यू ही नहीं मिलती। तो यहाँ पर तो ये एक पूरा मैंने बताया जैसे आपको, ये पूरा एक वॉल्यूम है, ये इसके आई थिंक ये more than 1,000 pages. Yes, there are more than 1,000 pages, 500 pages. Sorry, more than 500 pages का ये एक वॉल्यूम है, और इसके लातादाद मेरा ख्याल 20-25 वॉल्यूम है इसके टोटल, जिसके अंदर आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन जो इतनी सी किताब है उसकी हर एक्ट को हर एंगल से साथ उसको लेकर उसका जायज़ा लेकर फिर उसको जो है वो इन्होंने कहा जी आप इसको हमें ढाल के दें, इस्लामिक उसके अंदर ढाल दिया। फिर अब भाई अब आपने सिर्फ इस चीज़ को उठाना है और उठा के इसको इम्प्लीमेंट करना है। इसमें क्या है, आपको क्या मसला है? क्योंकि इसके अंदर ये मसला है कि सबसे बड़ा मसला है इंटरनेशनल जो स्टेटस को जो बरकरार रखे हुए हैं, जो चाहते हैं कि ये स्टेटस को जो ना टूटे और कैपिटलिज्म चैलेंज ना हो। एक तो वो एक है हमारे उनका एक प्रेशर, और सेकेंडली हमारे अपने लोग नहीं चाहते, क्योंकि हर किसी को अपने गले में फंदा फिट होता हुआ नज़र आता है कि भाई मैंने भी ये किया है, मैंने भी ये किया हुआ है, मेरी पार्टी ने भी ये किया हुआ है। सब ने ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी, मिलिट्री, सिविल, जिधर मर्जी चले जाएं, सबको पता है कि हमने कुछ ना कुछ किया हुआ है इसके अगेंस्ट। तो ये एक पहलू है। सेकंड जो मैं आज चीज़ एड्रेस करना चाह रहा था, मैं कल रात एक दोस्त की एक वीडियो देख रहा था, वो कनाडा में होते हैं, तो उनकी मैं वीडियो देख रहा था, तो मुझे ख्याल आया कि यार बिल्कुल ये तो वाकई बड़ी वैलिड बात है ये जो कर रहे हैं। वो क्या है कि आप जो इमेज होता है, फर्स्ट इमेज, वो फर्स्ट इमेज इज़ द लास्ट इमेज, जो एक कहावत है। तो जो पहला तासुर आप सियाहत की बात करते हैं पर प्रेजेंट गवर्नमेंट, तो सियाहत के लिए एक तो ये है कि हमारा एक तो जो एक है अपना सिस्टम, यानी कि इमेज जो है, सॉरी, हमारा जो इमेज है, एक तो वो पहले इंटरनेशनल मीडिया में और
उसके ज़रिए बाहर जो है वो बहुत ज़्यादा कोई अच्छा नहीं है, सॉरी टू से, मगर ये एक सच है, हमें सच अब मेरे ख्याल कोई इसे मानने में कोई मजाक नहीं है, ये एक हकीकत है। मैं अमेरिका ट्रैवल करता हूँ तो मुझे 2 एयरपोर्ट से बड़ी चिढ़ है, बहुत ज़्यादा। शिकागो एंड ह्यूस्टन, जॉर्ज वाशिंगटन एयरपोर्ट, और सॉरी जॉर्ज बुश एयरपोर्ट वाशिंगटन। क्यों चिढ़ है? क्योंकि वहाँ पर जो बॉर्डर प्रोटेक्शन एंड कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन के जो लोग हैं, इंतहाई यानी कि रफ और बड़ा बदतमीज़ाना उनका रवैया होता है। तो इसलिए मेरे जैसे बहुत सारे पैसेंजर जो हैं वो अगर डायरेक्ट, अगर मतलब कि शिकागो मुझे ज़्यादा नज़दीक पड़ता है ओहायो से, बस भी मैं जा सकता हूँ वहाँ से, लेकिन मैं न्यूयॉर्क को तरजीह देता हूँ या मैं फिलाडेल्फिया को तरजीह देता हूँ। क्यों? मुझे सस्ती टिकट पड़ती है अगर मैं वाया टेक्सास लेता हूँ, तो टेक्सास के रूट की टिकट जो है वो वाया टेक्सास सस्ती है, लेकिन ट्रैवलिंग थोड़ी लंबी हो जाती है, यानी टिकट सस्ती है। मैं नहीं लेता, वो भी नहीं लेता मैं। क्यों? वो भी इसलिए नहीं लेता मैं, एटीट्यूड जो उनका वहाँ पर होता है वो इंतहाई घटिया और इंतहाई बदतमीज़ वाहियात होता है। लेकिन जब हम अपने एयरपोर्ट्स पे देखते हैं, पूरी दुनिया के अंदर आप अगर ट्रैवल करें, यूएस आप ट्रैवल करें या कनाडा ट्रैवल करें या यूरोप ट्रैवल करें, तो कस्टम्स एंड इमिग्रेशन ये कंबाइंड एक डिपार्टमेंट है। हमारे यहाँ एयरपोर्ट के ऊपर जब कोई भी गैर मुल्की पहली दफ़ा लैंड करेगा तो वो तो वैसे खौफज़दा हो जाता है। क्यों? कि एक तो वो अपने अंदर वो गनों वाले खड़े किए हुए हैं, भाई क्या ज़रूरत है एयरपोर्ट के अंदर, क्या ज़रूरत है? जब वो बाहर निकलता है तो वो मशीन गन्स लगी गाड़ियाँ खड़ी हैं। आप सिक्योरिटी करें, लेकिन आप वो वेपन्स जो हैं वो इस तरह ओपन नज़र नहीं आने चाहिए। इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है टूरिस्ट पे कि यार वो बात ठीक थी, जो सुनता आया हूँ मैं कि बड़ा बुरे हालात हैं, टेररिज्म है, ये है वो है, फलां फलां, वो बात किसी बहुत हद तक ठीक है। उसका तो आधा तो वो वहीं पे उसका वो हो जाता है कि यार ये तो मैं फंस गया, आके कहाँ आके फंस गया। मेरी वाइफ जब फर्स्ट टाइम पाकिस्तान आई 2012 में, 12 में, तो चूँकि मैं यहाँ पर था तो मैंने से कहा, मैंने कहा अच्छा तूने अगर आना है ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारी, तो तू आ जा, मैं टिकट भिजवा देता हूँ। तो एनीवे वो जब लाहौर आई तो एक तो वो इतनी लंबी फ़्लाइट होती है, 30 समटाइम 30-32 घंटे की फ़्लाइट भी हो जाती है, डिपेंड करता है। तो 20-22 घंटे तो कहीं नहीं गए।
तो यानी कि ट्रांजिट वगैरह सारे डाल के जो है वो इतना टाइम आपको लग जाता है, 30 घंटे तक भी, 32 घंटे तक भी चली जाती है फ़्लाइट। मैंने अपनी जो है वो अपनी ट्रैवलिंग के दौरान मैंने 36 घंटे की फ़्लाइट भी जो है वो मैंने ली हुई है, वन साइड, एक साइड की, कि उसके अंदर ट्रांजिट इतने लंबे थे। तो आपको वो कोई ऐसा माहौल नज़र नहीं आता उनके एयरपोर्ट्स के ऊपर कि जी वो इस तरह से वो टेररिज्म का उनको भी है, ख़तरा है, सब कुछ है। यहाँ पर फिर एक चीज़ हमें जो आती है समझ, वो ये है कि उन्होंने किसी हद तक वो पुरइत्माद हैं और उनको पता है कि कम से कम हमने ये जो सिंबॉलिक हमारी जो चीज़ें हैं हमने को वहाँ पर वो उसको बड़ा प्रोटेक्टेड भी होती हैं, लेकिन वो अंडर कवर होती हैं, वो ओपन नहीं होती हैं। जिसकी मैं एक मिसाल देता हूँ। मैं वाशिंगटन में घूम रहा, तो मेरे साथ एक साहब थे। वो साहब एक वहाँ पर एक गवर्नमेंट ऑफिशियल थे। तो मैंने पूछा, मैंने कहा यार बात ये है कि मैंने अपने साथ वो मैंने सिम कार्ड ख़रीदना था, मैंने पासपोर्ट की कॉपी भी ले ली, अपना पाकिस्तानी पासपोर्ट भी रख लिया। मैंने कहा यार वो देखा होता देना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर हमारे होता है कि आईडी कार्ड की कॉपी देनी पड़ती है और ये वो फिर सिम कार्ड आपको मिलता है। तो वो मैं इख्तियातन साथ ले गया। तो हम चले गए वाशिंगटन सेंटर, और सॉरी पेंटागन सेंटर। तो पेंटागन सेंटर जब हम गए तो वो वर्जीनिया साइड पे है, पेंटागन के करीब, बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल है, उसको पेंटागन सेंटर कहा जाता है। तो मैंने सिम कार्ड लिया, अपनी मर्ज़ी से देखा, उसने मुझे बताया पैकेज वगैरह बताया, ये वो सारा कुछ बताने के बाद रहेगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने वो पैकेज जब वो सिम कार्ड लिया, तो मैंने उसे अब देख रहा हूँ कि ये मुझसे कब मांगता है। उसने कहा ये ज़रूरत नहीं है इसकी, ये कॉपी भी तुमने खामखा में, उसे नहीं पता था, मैंने 7 कॉपी भी उठाई और अपना पासपोर्ट भी उठा लिया। तो उसने कहा ये इसकी ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा अच्छा, रहती बात है। हम आ गए, वो बस उसको कंपनी को वो फ़ोन करके एक्टिवेट करवाना था, वो कंपनी को फ़ोन करके एक्टिवेट करवा लिया। उन्होंने भी कोई पासपोर्ट नंबर नहीं पूछा, कुछ नहीं पूछा, नाम तक नहीं पूछा, उन्होंने एक्टिवेशन हो गई। तो एक दिन रात को जो है वो हम कुछ दोस्त और साथ थे मेरे साथ, कुछ अरब कंट्रीज़ के कुछ दोस्त थे, जर्नलिस्ट दोस्त थे, और हम एक कॉन्फ्रेंस में हम गए हुए थे। तो कुछ अफ्रीकन्स थे। तो हम निकले हैं। तो जब हम निकले हैं तो हमने एक दोस्त को ढूंढना था एटीएम। तो हम वो पेंसिल्वेनिया एवेन्यू और वो सारा वो घूम भी रहे हैं, रात को मटर गश्त कर रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं और देख रहे हैं वाशिंगटन की लाइफ, ये वो फलाना, डीसी के बारे में सुना था, ये वो सारा कुछ। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा यार एक बात बता, वाइट हाउस के करीब से भी हम गुजरे और वो जो कांग्रेस की बिल्डिंग है और वो सारा लिंकन मेमोरियल और ये वो, दो कांस्टेबल खड़े हैं विदाउट वेपन्स, कोई वो गनों वाली मशीनें नहीं है, कोई वहाँ पे तोपें नहीं लगी हुई, कोई टैंक नहीं लगे हुए, नथिंग। वो मैं शॉक हुआ कि ये क्या है। तो सॉरी, पाकिस्तान में गधों की तादाद काफ़ी ज़्यादा होगी इसलिए पीछे आवाज़ आ रही है। तो एनीवे, तो उसमें मुझे उसने कहा, मैंने कहा ये तो सिक्योरिटी जो है, मैंने उस वक्त प्रेसिडेंट ओबामा थे, तो उनका फर्स्ट टेन्योर था। तो मैंने जो उनकी शारा दस्तूर है, तो वहाँ पर हम खड़े हुए, तो हमने उनका कॉन्वॉय जाते हुए देखा। तो सिर्फ 2 सिक्योरिटी के गाड़ियाँ, 2 बाइक्स का
जो है वो पायलट है और एक कार है, गाड़ी है, और 2 एसयूवीज हैं। तो मैंने उससे कहा, मैंने उससे सवाल किया, मैंने कहा यार एक बात बता, ये जो है वो सिक्योरिटी नज़र नहीं आती, ये वाशिंगटन के अंदर जो है, वाशिंगटन डीसी की जो है वो सिक्योरिटी। उसने कहा जी बात ये है कि हमारी, तुम क्या समझते हो, वो सिम कार्ड से बात शुरू हुई। मैंने कहा तुम क्या समझते हो कि तुम्हारा सिम कार्ड जो है वो तुमसे नाम वाम ने पूछा तो उन्हें पता नहीं है? सब पता है, हिडन है। उसे कहा ये प्रेसिडेंट की भी सिक्योरिटी है, ये ज़ाहिरन इतनी है लेकिन आपको पता नहीं है हिडन सिक्योरिटी का। क्यों? उसे कहा जी वजह ये है कि करोड़ों टूरिस्ट आते हैं हर साल वाशिंगटन डीसी, और अगर ये इम्पैक्ट जाता है कि यहाँ पर हम हायर सिक्योरिटी लगा दें और ये करते हैं और वो करते हैं, और इसके ऊपर हम जनाब यहाँ पर वो गन, वो मशीन गन्स लगी जो है वो गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं, और इस तरह अगर हम वो सारा कुछ कर देते हैं तो उसमें ये होता है कि उसमें एक नेगेटिव इमेज जाता है, और वो नेगेटिव इमेज की वजह से टूरिस्ट जो है वो तो परिंदों की तरह है, वो उड़ जाएगा, वो वापस नहीं आएगा। जैसे एक पटाखा कहीं पे भी आप चला दें, परिंदे बैठे हो तो पटाखा चला दें तो वो कई दिन तक वहाँ नहीं आते हैं, उड़ जाते हैं। वो इन्वेस्टर भी इसी तरह हैं। तो आप इन्वेस्टमेंट लाने की भी बात करते हैं और उसकी भी बात करते हैं। तो मैंने वो अर्ज़ कर रहा था अपनी वाइफ के वाले से, तो वो बड़ी सहमी हुई थी। फर्स्ट टाइम वो पाकिस्तान आई तो वो बहुत सहमी हुई थी, वो बड़ी सहमी। मैंने कहा क्या हुआ? मुझसे एयरपोर्ट लेने का, मैंने कहा क्या हुआ तुझे? कहती ये सब क्या है? और मैंने कहा छोड़ो, ये पार्ट है, ये लाइफ का पार्ट है, पार्ट ऑफ द लाइफ। वो वापसी पे हमारी बदकिस्मती कि हम कैंट के रास्ते से निकल पड़े, तो वो आगे जगह जगह पे नाके हैं, गने लेके यूँ गने तानी हुई हैं, खड़े हुए हैं। भाई हम प्रोटेक्ट उसको क्यों नहीं करते हैं? हम अपने आप को इस तरह से प्रोटेक्ट क्यों नहीं करते हैं कि हमारी जो है वो सिक्योरिटी मिनिमम जितना कम दिखेगी और काम ज़्यादा करेगी। हमारे यहाँ दिखती ज़्यादा है, काम कम है। उनके यहाँ काम ज़्यादा करते हैं, दिखते कम है। हमारे यहाँ पे दिखने का रवाज बहुत ज़्यादा है। आप वहाँ पर डेली पुलिस चीफ को किसी भी काउंटी के अंदर, न्यूयॉर्क है तो न्यूयॉर्क के पुलिस चीफ को आप डेली टीवी पे नहीं देखेंगे। बड़ा इंसिडेंट होगा तो वो टीवी पे आएगा, आप उसको डेली नहीं देखेंगे। लेकिन सीसीपीओ लाहौर को आप दिन में 10 बार देखेंगे। क्यों? आईजी इस्लामाबाद आपको 2-4 बार 5 बार नज़र आएगा। आईजी सिंध आपको बार बार नज़र आएगा जी टीवी पे। ओ भाई अदाकारी का शौक है, जाओ जाकर घर पूरा करो। तुम्हारा काम सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है, जिसमें तुम नाकाम हो। तुम सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सके हो आज तक। पाकिस्तानी, आम पाकिस्तानी जो है, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में तुम नाकाम रहे हो। मुझे याद है, मैं यहाँ पर सोसाइटी का प्रेसिडेंट था, तो यहाँ पे थोड़ी कुछ वारदातें हुई। हमने पुलिस से मीटिंग की, एक लोकल पुलिस से। तो वो एसएचओ ने जो एक रिक्वेस्ट की वो ये थी, उसने ये नहीं कहा कि जी हम आपका जो कर देंगे, ये उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो क्राइम को रोके। लेकिन वो आगे से हमें सजेस्ट कर रहा है कि भाई आप जो है वो सिक्योरिटी गार्ड्स का अरेंज करें, आप अपनी गलियों में सिक्योरिटी गार्ड्स रखें। मार्केट्स में आप जाके देख लें, मार्केट्स में सिक्योरिटी गार्ड्स मौजूद हैं, बैठे हुए हर दुकान के बाद।
बैंक्स के अंदर देख लें, कारोबारी जितनी जगह हैं, बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं, दुकानें हैं, स्टोर्स हैं, वहाँ पर आपको उन्होंने अपने गार्ड रखे हुए हैं। भाई आप टैक्स किसका, स्टेट टैक्स किस चीज़ का ले रही है? अगर वो जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकती तो फिर मैं उसे टैक्स क्यों दूँ? या एक ताजर है या कारोबारी है, वो टैक्स क्यों देता है? एक शहरी है, वो टैक्स क्यों देता है? वो घर में भी प्रोटेक्टेड नहीं है, वो अपने कारोबार में भी प्रोटेक्टेड नहीं है। उसने अपने घर में भी प्रोटेक्शन का खुद अरेंज करना है, उसने अपने कारोबार में भी अपनी प्रोटेक्शन का अरेंज खुद करना है। तो वेयर इज द रेट ऑफ द गवर्नमेंट? वेयर इज द स्टेट? ये एक बड़ी अलमनाक हकीकत है, और ये एक बड़ा अलमनाक, ये एक हमारे यहाँ एक अलमिया है हमारा, कि हम आज तक इसको नहीं कर पाए। हमने आज तक अपने लोगों को तहफ़्फ़ुज़ तक देने में नाकाम रहे हैं कि आज शहरी जो है वो अपने घर में महफूज नहीं है, वो रोड्स पे महफूज नहीं है, वो अपने काम पे महफूज नहीं है, वो अपनी शॉप पे महफूज नहीं है। तो फिर हमने आपका वो ज़रा मेहरबानी फरमा दें, फिर बता दें कि गवर्नमेंट का काम क्या है, रोल क्या है, स्टेट का रोल क्या है, स्टेट क्या कर रही है। सेकेंडली, वो जो एयरपोर्ट के ऊपर खुदा के लिए हाथ जोड़ के मैं ये गुजारिश करता हूँ कि जो वो एयरपोर्ट के ऊपर आप जो वो नुमाइश जो वो आपने लगाई होती है ना, जो एक ऐसे लगता है जैसे आप वो किसी एक्सपो में आ गए हैं वेपन्स की, उसको ख़त्म करें। उसको आप हिडन सिक्योरिटी, उसकी जो भी आपने रखना, वो सिक्योरिटी हिडन होनी चाहिए, वो नज़र नहीं आनी चाहिए। वो जैसे दुनिया में होता है कि वो नज़र नहीं आती है। प्रोटोकॉल सिस्टम ख़त्म करना होगा, उसको ख़त्म कर दें। प्रोटोकॉल सिस्टम नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ प्रोटोकॉल सिस्टम अभी चलता है। और सेकेंडली जो है वो यानी कि कस्टम्स अलग, इमिग्रेशन अलग, उसके बाद नार्कोटिक्स के लिए ANF अलग, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स अलग। ये सारे के सारे यहाँ पर हमारे 4-5 डिपार्टमेंट्स यहाँ पर इन्वॉल्व हो जाते हैं और मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व हो जाती हैं। जबकि दुनिया में, मैं US की मिसाल इसलिए बार बार देता हूँ कि मेरा US आना जाना रहता है, तो US के अंदर सिर्फ एक अथॉरिटी है, कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन। अब वो कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी है कि वो बाय रोड, चाहे कनाडा से आप एंटर हो रहे हैं तो आपका वास्ता आपका उनसे पड़ेगा। अब मैक्सिको से बाय रोड अगर एंटर हो रहे हैं तो तब भी आपका वास्ता उनसे पड़ेगा। आप उनके किसी भी एयरपोर्ट पे लैंड करते हैं तो आपका वास्ता उनसे पड़ेगा। आप अगर बाय शिप या फेरी के ज़रिए आप उनके किसी पोर्ट के ऊपर आप पहुंच रहे हैं तो आपका वास्ता उन्हीं से पड़ेगा। कोई वो नहीं है, उन्होंने ही काम करना है। अगर आपके पास कोई इलीगल चीज़ पकड़ी गई है, डिक्लेयर नहीं की है आपने, तो वो उन्होंने ही आपको डील करना है। मौके पे अगर फ़ाइन करना है या मुकदमा बनाना है, जो भी करना है वो वहीं पर उन लोगों ने करना है। वो उन्हीं की अथॉरिटी है, जिनके पास लाखों की, करोड़ों की तादाद में हर साल जो है वो टूरिस्ट जाते हैं जिन मुल्कों में। वो मुल्क अगर एक डिपार्टमेंट के से सारे काम लेते हैं, एक ही डिपार्टमेंट डील करता है, कस्टम्स को भी वही डील कर रहा है और इमिग्रेशन को भी वही डील कर रहा है,
ड्रग स्मगलिंग वो वही डील कर रहा है, वहाँ पर एयरपोर्ट की सिक्योरिटी वही डील कर रहा है, वो सब कुछ वो डील कर रहा है। बाकी के जो मामलात हैं वो एयरपोर्ट इंतज़ामिया को डील कर रही है। और वो भी जो कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन जो है, देयर नो मिलिट्री, उनका कोई ताल्लुक किसी पैरामिलिट्री या पेंटागन से नहीं है। वो एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, एक इंडिपेंडेंट अदारा है। इसी तरह कनाडा में। तो हम बाकी चीज़ों में कंपेयर करते हैं, जब ऐसी बात होती है वो कहते हैं वो जी आप कंपेयर करते हैं अमेरिका और कनाडा से, आप ये वो हमारे ये मसाइल। तो भाई फिर आप जब ये प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं तो फिर तो हमें ऑरेंज लाइन की भी ज़रूरत नहीं थी। फिर हमें जो है वो ये जो आपने BRT बनाई है या लाहौर में मेट्रो है या ये वो, हमें इनकी भी ज़रूरत नहीं थी। ये तो हमारी ज़रूरत नहीं है। वो लास्ट मैं कल एक चीज़ भूल गया कि जॉन पर्किंस ने एक चीज़ लिखी थी। उसने कहा था कि जी ये फंसाने के लिए ट्रैप, उसने कहा जी बड़े प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो ट्रैप होते हैं, कि हम ये ट्रैप लगाते हैं ये छोटे मुल्कों को, पाकिस्तान और ऐसे मुल्कों को फंसाने के लिए, इनको स्क्रू करने के लिए हम इनको ट्रैप के तौर पर यूज़ करते हैं कि जी आप मेगा प्रोजेक्ट लगाएं, हम फंडिंग करवाते हैं, हम यहाँ से फंडिंग करवाते हैं। पहले उनके कंसल्टेंट आएंगे, वो आप सबको कहेंगे जी आपको ये होना चाहिए, फलां होना चाहिए, फलां होना चाहिए, ये होना, दिस एंड दैट। अब बाद में वो आपके पास प्रोजेक्ट्स लेके आ जाते हैं कि ये प्रोजेक्ट, अब आप कहते हैं पैसे कहाँ से आएंगे, वो कहते हैं पैसे भी हम देते हैं, आपको लोन देते हैं। मैं अक्सर दोस्तों को मिसाल दिया करता हूँ कि मैं घर में रहता हूँ, मेरे घर में जो है वो इतना ज़्यादा काम नहीं हुआ वो मैं जितना वो जैसा था, जितने को पैसे थे, जितने उस वक्त वो एमरजेंसी में घर बनवाया, वो पुराना आबाई घर जो कि हमारा वो इसमें रोड का एक्सटेंशन में चला गया, तो जितने को पैसे थे जो कुछ था वो उसके साथ हमने जितना वो काम कर सकते थे उतना को खिड़कियाँ दरवाजे लगवा के, फर्श वगैरह लगवा के, प्लस्तर करवा के, वो थोड़ा बहुत जो भी था वो करवा के हम फौरी तौर पर शिफ्ट हो गए। अच्छा, अब मैं एक मिसाल देता हूँ कि एक बंदा आता है मेरे पास, वो कहता है यार मियां नदीम बात ये है यार, आपके घर को तो यार बाहर से ये क्या है, ये आपने रफ छोड़ा हुआ है, ये पेंट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, टाइल नहीं है, कुछ भी नहीं है। यार पैसे नहीं है। कोई मसला नहीं है, पैसे नहीं है, क्या मसला, क्या बात है, काम करवा दूँ। घर के अंदर आ गए, उसने घर के अंदर देखो जी यार ये क्या है यार, ये छोड़ो यार, ना लकड़ी का काम है, ना ये है, फ्रिज पुरानी है, ये है, यहाँ पर बड़ा LED होना चाहिए, फलां होना चाहिए, फलां होना चाहिए, ये वो फलां फलां, दिस एंड दैट। सीलिंग नहीं हुई, फॉल सीलिंग नहीं है, पेंट्स नहीं है अच्छे, ये पुराना सा सोफ़ा सेट है, चेयर तुम्हारी जो है वो पुरानी, इतनी पुरानी चेयर है, ये कंप्यूटर टेबल तुम्हारा इतना पुराना है, ये फलां फलां रैक्स तुम्हारे हैं, ये पैसे नहीं है भाई। वह छोड़ो यार पैसों को, पैसे मैं तुम्हें देता हूँ, पैसों को कोई फिक्र ना करो। अब आपको मुझे क्या लगेगा यार ये बड़ा मेरा ख्वाह है, बड़ा अच्छा कर रहा है, बड़ा अच्छा दोस्त है, सारा कुछ हो गया, उसने वहाँ से फ़ोन किया, फलां ठेकेदार यार वो ये मेरे बड़े अच्छे भाई हैं, दोस्त हैं, तो इनके घर का ये काम है, ये चीज़ें हैं, ये करनी है। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले को किया कि इनके घर में ये चीज़ें पहुंचा दो, फ्रिज पहुंचा दो, AC इतने पहुंचा दो, ये कर दो, वो कर दो, फला कर दो। ये सारे कुछ करने के बाद, ये मैं इसको मुख्तसर कर रहा हूँ, ये सारा कुछ करने के बाद वो एंड पे ऊपर आपको कहता है कि जी ये एक फॉर्मेलिटी है, आप भाई दोस्तों भाई हो आप, मुझे इत्मीनान है आपके ऊपर, कोई मसला नहीं है, लेकिन एक फॉर्मेलिटी है, ये आप अपने घर के जो है ना वो डॉक्यूमेंट्स ज़रा मुझे दे दें और ये पेपर साइन कर दें। अब मुझे आप बताएं कि ये टेक्निकली वो घर फिर किसका हुआ? वो चंद लाख की इन्वेस्टमेंट करके आपसे 1-1.5 करोड़ का घर ले गया और आपके लिए वो आपका दोस्त है, आपका वो बहुत बड़ा खैर ख्वाह है आपकी नज़र में, लेकिन वो आपके साथ क्या कर गया?
इसके बारे में सोचें। और यही जो है वो मुल्कों के लेवल के ऊपर फिर इसी तरह इसको ज़रा मुल्कों के लेवल पे ले जाके सोचें। और अगर समझ आए तो कमेंट्स में मुझे जवाब ज़रूर दीजिएगा कि ये आपको ये वही ट्रैप है। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी फिर, इस यहीं पे एंड करते हैं। तो रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन्नार। खुदा हाफ़िज़।